नमस्कार मित्रों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आरवीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है मित्रों, जैसा कि हमारा सेशन जा रहा है और जैसा कि हम बेहतरीन चीज़ें कंटेंट आप लोगों को देते जा रहे हैं और टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट या राजस्थान व्याख्याता परीक्षा जो भी हो, जहां भी हो, मैं टीजीटी पीजीटी के रिगार्डिंग उस लेवल पे प्रश्न ले जा रहा हूं कि जैसे जहां से आपकी सारी चीजें या सारे समाधान सब क्लियर हो जाएं। और मित्रों, मैं ये जान रहा हूं कि अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो ये देखते होंगे कि कंटेंट मेरा कुछ बेहतर है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा कंटेंट आपको लगता होगा, देखा होगा, आपने तार सप्तक पढ़ा, निराला पढ़ा या इतिहास पद्धति पढ़ा, जो भी देखे होंगे वो कुछ अलग हटके है और आप उसका पिछला वीडियो देख लीजिए मित्र। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कोशिश किया हूं कि जो कंपटीशन में आए या जो बेहतर से बेहतर टफेस्ट प्रश्न आए वैसा वो कंटेंट मैं डाल रहा हूं कि कोई भी प्रश्न आपका कहीं से बायल न जाए, जो भी रहे जहां भी रहे सब सही जाए और बेहतर जाए। ठीक है, मेरा यही उम्मीद है। आज मित्रों मैं लेके आया हूं रेत समाधि। रेत समाधि पे मैं आज, जिसको आप लोग समझ सकते हैं, गीतांजलि श्री का उपन्यास है रेत समाधि। इस पे बुकर पुरस्कार 2022 का इनको मिला हुआ है, जो किसी भी भारतीय भाषाओं के लिए अब तक किसी को नहीं मिला है। यह पहला पुरस्कार पाने वाली लेखिका हैं। उन्हीं पे यह पूरा लेक्चर रहेगा, उनकी रचना रहेगी और उनसे जो किताबें कौन कौन लिखी, कौन कहानी लिखी, कब लिखी, या रेत समाधि में कौन से पात्र हैं, उन सब सारी बातों पे मैं आज डिस्कस करूंगा। पूरा एक समग्र क्लास इसी पे रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और आरबीएस क्लासेस में आप लोगों को थोड़ा सा समराइज कर दे रहा हूं मित्रों। आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु ने 10 मई से प्रारंभ कर दिया है टीजीटी पीजीटी। ठीक है, सारे लगभग काफी अच्छे सब्जेक्टों के साथ पूरी एक टीम के साथ हमने शुरू कर दिया है। हिंदी जो कि आपकी फीस थी 4999, वो फीस आप देख लीजिए 2499। 6 मंथ का कोर्स रहेगा मित्रों। कितना रहेगा? 6 मंथ का कोर्स रहेगा। ध्यान रखिए, फीस जो है फी नाम मात्र है, केवल 2499 रुपए फीस रहेगी। और कब तक रहेगी मित्रों, ध्यान दीजिएगा, यह फीस की जो वैलिडिटी है वो 12 महीने तक आपको कोर्स मिलेगा। 12 महीने तक आपको वो रहेगा। और जो कोर्स की अवधि होगी वो 6 माह होगी, 6 माह अवधि होगी, 6 माह अवधि है। और वैधता 12 माह तक रहेगी, 12 महीने वैधता जो रहेगी। ध्यान से देख लीजिएगा, 12 माह रहेगी। कोर्स की अवधि जो है वो 6 मंथ रहेगी 2499 में। केवल और केवल 2499 में 6 महीने तक आपका टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, टीजीटी पीजीटी, आरजे, राजस्थान, एलटी, जो भी होगा सारा हिंदी का इसी में रहेगा। ये पूरा का पूरा एक पैक रहेगा आपको 2499 में। पूरा का पूरा पैक आपको दिया जाएगा। 2499 फीस मात्र है। आज हम आप लोगों को जो पढ़ाएंगे वो गीतांजलि श्री पे पढ़ाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे एंट्री नंबर 8299003391 पर व्हाट्सएप कर देना है। टीजीटी पीजीटी 2022 हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो क्वेरी नंबर है 6306967730, अथवा दूसरा नंबर है 6306919521 पे आप कॉल करके डिटेल पता कर सकते हैं, या आप उनसे कह सकते हैं मुझसे भी बात करने को बोलेंगे तो वो बात करा दिया जाएगा। फीस 2499 है। आज हम लोग गीतांजलि श्री पे पूरा एक लेक्चर रहेगा और रेत समाधि, इसी से पूरा हमारा आज क्लास का लेक्चर रहेगा मित्रों। तो गीतांजलि श्री एक महिला लेखिका है, नवीन महिला लेखिका है। इनका क्या जन्म था, क्या क्राइटेरिया थी, सारा चीज आज इस पे हम बताएंगे। और रेत समाधि जो इनका है, इसी पर रेत समाधि, इसी पर हम लोग आज पूरा का पूरा ये
सेशन लेंगे। ठीक है, इनको जो रेत समाज पर इनको जो मिला हुआ है, इसी पर आज पूरा हम लोग इसको लेंगे, चर्चा करेंगे कि इस पे क्या इनको पुरस्कार मिला है, इस पे कितने इसके पात्र थे, इसके पात्र, ठीक है, इसकी थीम क्या थी, ठीक, इसके पात्र कौन थे, थीम क्या थी, कहानी क्या थी, बैकग्राउंड इसके पीछे क्या रहा, और यह किसके शैली पे माना जाता है या आरोप लगता है कि यह, ऐसा भी कहा जाता है कि यह उसकी थोड़ा बहुत नकल में है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि पाश्चात्य विद्वान हर समय दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। तो रेत समाधि को बुकर पुरस्कार मिला है, इसी पर पूरा हमारा लेक्चर रहेगा, गीतांजलि श्री पर, और पूरा एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ आज वो चीज मैं दूंगा जो आप लोगों को एक क्लास में नहीं मिल पाएगा। मित्रों, पूरी कोशिश की गई है कि एक क्लास में पूरा समराइज करके दिया जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज इस पे पूरा चीजें, इस पे क्या पुरस्कार है, पुरस्कार इनको कौन मिला है, रचना कौन सी है, ठीक है, इनके पुरस्कार और कौन कौन से हैं, पुरस्कार रचना कौन कौन सी है, तो ये सारी चीजों पे मैं आज चर्चा करूंगा गीतांजलि श्री पे। ठीक है, आइए चलते हैं, देखते हैं। तो गीतांजलि श्री का जन्म जो हुआ था, चूंकि हमारे यूपी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, इसलिए विशेष परिचर्चा हम लोग इस पे करेंगे। ठीक है, तो इनका ध्यान रखिएगा, नोट करते चलिए, ये सब बड़े काउंटेबल है, क्योंकि यह वह प्रसिद्ध महिला लेखक है जो किसी भी भारतीय भाषा की में बुकर पुरस्कार 2022 का इनको पहला मिला है। अब तक भारतीय भाषा पहला इनको पुरस्कार भारतीय भाषा पे मिली है, अब तक कोई लेखक या लेखिका बुकर पुरस्कार हिंदी भाषा या किसी भी भाषा में नहीं मिला है। गीतांजलि पे रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में आपको पता है नोबेल प्राइज भी मिला है। नोबेल प्राइज 2013 में गीतांजलि पर उनको मिल चुका है। उनकी एक रचना थी गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की, और उन्हीं के नाम को इस लेखिका ने सार्थक किया। इनका नाम ही है गीतांजलि श्री, इनका नाम है गीतांजलि श्री। जन्म इनका कब था, 12 जून 1957 को इनका जन्म हुआ है। कहां पर, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में ये जन्म ली है। इनकी जो शिक्षा हुई है वो उत्तर प्रदेश, शिक्षा जो इनकी हुई है मित्रों वो उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश से होते हुए DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर JNU से भी इन्होंने किया है, MA इतिहास से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से MA इतिहास में इन्होंने किया है। ठीक है, ये इनका बैकग्राउंड है। इनके पिताजी सिविल सर्विसेज में थे, तो इसलिए इनको बहुत जगह जाकर घूमने का भी मिला, जहां जहां पोस्टिंग हुई पिताजी की वहां वहां ये उनके साथ हुई है। ठीक है, इसके बाद इनकी रुचि कब हुई, तो इन्होंने सूरत से इन्होंने सेंटर फॉर सोशल स्टडीज से बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद पर शोध किया। इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी प्रेमचंद इनका जो शोध हुआ, वहीं से इनका साहित्य में रुचि आई है। मित्रों, शोध जो हुआ यहीं से साहित्य पे रुचि हुई है। ठीक है, रुचि में इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, इनकी रुचि जो हुई है बायोग्राफी ऑफ, ठीक, इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद, इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद। सूरत से सेंटर फॉर सोशल स्टडीज से इन्होंने शोध किया है। स्टडीज से, सेंटर फॉर सोशल स्टडीज से ये शोध की, किस पे शोध किया है, इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद, इंटेलेक्चुअल
बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद। ठीक, यहां से इन्होंने शोध किया है मित्रों। ठीक है, इसके बाद इनका साहित्य पे रुझान बढ़ता गया और इनको पुरस्कारें मिली हैं। इनकी रचनाएं कुछ हम लोग देख लेते हैं, इनकी अन्य रचनाएं क्या है, फिर हम लोग रेत समाधि पे चर्चा करेंगे। ठीक है, इन्होंने इनको जो मिला है या इनका जो अजीबपन का कक्कड़पन, अजीबपन का इनकी भाषा, अजीबपन की इनके स्वभाव जो दिखा, वो अजीबती ही इनको एक अन्य जो दौड़ लगा था बुकर पुरस्कार में 13 पुस्तकों का, उनसे इनको अलग किया। वही इनकी अजीब तरह का रवानापन, अजीब तरह का कक्कड़पन, इनके लिए कहा जाता है सिग्नेचर ट्यून कहानी। इनके लिए बोला ही जाता है सिग्नेचर ट्यून कहानी, इनके लिए कहा भी जाता है। तो इनको पुरस्कार में देखिए, पुरस्कार में एक समराइज कर दे रहे हैं। पुरस्कार में इनको क्या क्या चीजें मिली है, तो 2000 सबसे बड़ा पुरस्कार, तो इसी को समझ लीजिए 2022 का, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। पुरस्कार इनको, इनकी जो उपन्यास था, ठीक है, रेत समाधि, उसी पर इनको मिला हुआ है। यूके का अनुगूज पर 1994 अनुगूज पर भी इनको यूके कथा सम्मान भी मिला हुआ है। कहानी संग्रह था 1994 में, अनुगूज पर यूके कथा सम्मान, यूके कथा सम्मान इनको मिला हुआ है। ठीक है, 1994 पे। और इनको विजय देव सम्मान, ठीक है, इनको मिला हुआ है, विजय देव सम्मान भी इनको मिला हुआ है। इस तरीके से इनकी चीजें सम्मानित थी। अब हम लोग रेत समाधि पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी संक्षिप्त एक रचनाओं अर्थात इनके लेख, उपन्यास और कहानियों पर हम लोग एक फोकस कर सकते हैं कि इनकी क्या क्या चीजें थी। तो आप देख सकते हैं, गीतांजलि में इनके अब तक 5 उपन्यास माने जाते हैं और 5 कहानी संग्रह। 5 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह इनके हैं। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करने के पहले ये पूरी चीजें समझ लेते हैं। माई इनका 1993 में उपन्यास आया। हमारा शहर उस बरस 1998 में आया। ध्यान दीजिए, देखिए, माई 1993 में, हमारा शहर उस बरस 1998 में। समझिए, इनकी चीजें, इनकी मतलब जो इनका अजीबपन का लेखनपन है, अजीबपन का, वो कैसे कैसे देखिए आया है। तिरोहित 2001, खाली जगह 2006। तिरोहित खाली जगह, ये सब आपके टीजीटी पीजीटी या सब जगह पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तिरोहित 2001, खाली जगह 2006। और रेत समाधि, जिसपे इनको पुरस्कार मिला हुआ है।
2018। ये इनके उपन्यास हैं 5। कहानी संग्रह इनकी देख लीजिए कौन कौन थी। इनकी कहानी संग्रह में क्या क्या था, तो इनकी कहानी संग्रह अनुगूज 1995, कहानी संग्रह है, ध्यान रखिएगा 1995। ये सब कहानी संग्रह है। 1995 में अनुगूज आया। वैराग्य 1999 में आया। मार्च माह और साकुरा, वैराग्य 1999 में। मार्च माह और साकुरा ठीक। इनकी कहानियों में ये है मार्च माह और साकुरा। प्रतिनिधि कहानियां यहां हाथी रहते हैं। कहानियां यहां हाथी रहते हैं। यहां हाथी रहते थे। इस तरह के इनकी ये 5 कहानी संग्रह है। समझ लीजिए अनुगूज, वैराग्य, मार्च माह और साकुरा, प्रतिनिधि कहानी और यहाँ हाथी रहते हैं। ये 5 कहानी संग्रह इनकी हैं गीतांजलि श्री की। और इनके जो उपन्यास है वो माई 1993 जिससे इनको प्रसिद्धि मिली थी। हमारा शहर उस बरस 1998 में। तिरोहित 2001 में। खाली जगह 2006 में। और रेत समाधि 2018 में। ये इनके कुछ हमने आपको उपन्यास और रचनाएं थोड़ा सा रूबरू करा दिए गए हैं। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं क्योंकि यह अब वह सामान्य महिला नहीं रह गई है। जैसे कृष्णा सोबती को साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2017, वैसे ही इनको बुकर पुरस्कार मिला है। और आपको बता दें कि बुकर पुरस्कार वह पुरस्कार होता है जो नोबेल प्राइज के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कारों में इसको गिना जाता है। नोबेल पुरस्कार के बाद सेकंड लार्जेस्ट पुरस्कारों में बुकर पुरस्कार को रखा जाता है। आप समझ सकते हैं कि बुकर पुरस्कार किस लेवल के हैं। तो रेत समाधि पे इनकी मिली हुई है। अब हम लोग रेत समाधि पे चर्चा करेंगे। अच्छा, इनकी कुछ और भी कहानियां थे, उसको एक सिग्नेचर, जो इनकी सिग्नेचर ट्यून कहानियां माने एक तरह का अजीबपन है, वो भी कुछ इसी तरीके से है। तो उसको आप लोग देख सकते हैं कि वो कहाँ पे है। तो सिग्नेचर ट्यून कहानियों में आप लोग देख सकते हैं कौन कौन है। सिग्नेचर ट्यून, सिग्नेचर ट्यून कहानी कौन कौन है वो आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिग्नेचर ट्यून माने एक विशेष प्रकार की कहानी जो इनकी थी, सिग्नेचर ट्यून बोलते हैं। सिग्नेचर ट्यून में कौन कौन है, तो इसमें बेलपत्र है, कसक है, पिलाकी माने फय। देखिए इसमें क्या क्या है, बेलपत्र, आजकल, समझिए बेलपत्र, पिलाकी माने फय, ठीक है, पिलाकी माने दरार, भीतराग, पीला सूरज, दरार, भीतराग, भीतराग, ठीक है, पीला सूरज, यही दिखा देते हैं। इति, ये इनके कुछ विशेष सिग्नेचर ट्यून प्रकार की कहानियां हैं, ठीक है। चकर घिन्नी भी इनकी है और
इनका एक वो जो भी है पिलाकी माने फय, चकर घिन्नी और पिलाकी माने फय भी इनका है। तो इसको हम लोग, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम उसको एक अलग जगह से लिखा देते हैं। फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में मित्रों आएगा। यहाँ से प्रश्न अनिवार्य रूप से इनका जो भी आने वाले एग्जाम है, मैं गारंटेड कर रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी जितने भी एग्जाम है इनसे एक प्रश्न कन्फर्म आएगा। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले सभी एग्जामों में यहां से प्रश्न बनेगा, आने वाले सभी एग्जामों में यहां से प्रश्न बनेगा, इसलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी एग्जामों में यहां से प्रश्न बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एक जगह हमने एक चीजें दे दी है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला सिग्नेचर ट्यून कहानी, इनके लिए बोला जाता है सिग्नेचर ट्यून कहानियां। किसकी? गीतांजलि जी की। इनके लिए सिग्नेचर ट्यून याद रखिएगा, ये वर्ड अगर कभी दे देगा सिग्नेचर ट्यून तो ये समझ लीजिए यह भी एक महत्वपूर्ण है। सिग्नेचर ट्यून माने एक विशेष प्रकार की अजीब, एक विशेष प्रकार की अजीब कहानी, अजीब रवानी भरी कहानी, रवानी भरी लेख या उपन्यास, इसी को कहते हैं सिग्नेचर ट्यून। सब लोग अपना बदल दिए, लेकिन इन्होंने अपना चीजें नहीं बनी। यहां देखिए रवानी शब्द लिखा है, यहां मैंने लिखा है रवानी, एक विशेष प्रकार की रवानियत उनके भाषा में, उनकी दार्शनिकता में, उनकी शैली में दिखती गई, उसे ही सिग्नेचर ट्यून कहा गया। तो इसमें कौन कौन थी सिग्नेचर ट्यून कहानियां में? कसक, भीतराग, ठीक, इसमें थी कसक, भीतराग, बेलपत्र, आजकल, ठीक है, ये सब इनका था। बेलपत्र, आजकल, पिलाकी माने फय, देखिए इनका नाम पिलाकी माने फय, पिलाकी माने फय। यहां से ये सब प्रश्न मित्र अब आएंगे, ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है एकदम, ठीक है। पीला सूरज, चकर घिन्नी, चकर घिन्नी, आप समझिए यहाँ पे इनसे प्रश्न जरूर उठेगा। ध्यान से देखिए, ये आप नोट कर लीजिए मित्रों, मैं सभी को बता रहा हूं, यहां से अब आने वाले एग्जामों में प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है। मार्च माह और साकुरा इति, अनुगूंज कहानी भी थी, ठीक। तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये यहां से इनकी ये सिग्नेचर ट्यून कहानी इसको बोला जाता है, सिग्नेचर ट्यून। एक सिग्नेचर ट्यून इनकी कहानी थी। कसक, भीतराग, बेलपत्र, आजकल, अनुगूंज, पिलाकी माने फय, पीला सूरज, चकर घिन्नी, मार्च माह और साकुरा और इति, ये इसका इनका एक सिग्नेचर ट्यून कहानी थी। सिग्नेचर ट्यून कहानी माने एक विशेष प्रकार का अजीबपन का इनमें अजबियत थी, इनकी भाषा में, रवानी में, दार्शनिकता में अजीबपन था। तो यहां से ये रचनाएं नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आपको जरूर बनेगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। कसक, बीतराग, बेलपत्र, आजकल, अनुगूंज, पिलाकी माने फय, पीला सूरज, चकरघिन्नी, मार्च माह और साकुरा और इति,
यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। इन सब चीजों को इनका देख लीजिए, इनको पुरस्कार मिला है तो इनसे साथ साथ कुछ और चीजें भी आप लोग देख लीजिए। बाकी मैं अभी रेत समाधि पे पूरा डिटेल लेक्चर बताऊंगा कि रेत समाधि क्या है, देख लीजिएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इनका जो बेलपत्र है, नोट लिख लीजिए। बेलपत्र जो इनका था कहानी, वह 1987 में हंस में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र इनकी जो कहानी थी वो कब कहां पे प्रकाशित हुई थी? हंस में इनकी कहानी यह छपी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हंस में बेलपत्र कहानी इनका कब हुआ था? हंस पे इनकी कहानी बेलपत्र को छापा गया था 1987 में, ठीक। हमारा शहर उस बरस 1998, कुछ चीजें आप लोग नोट करते जाइए। 1987 में हंस में, हमारा शहर उस बरस, जो है 1998 में जो लिखी गई है, यह किस पे है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, बाबरी मस्जिद। ध्यान दीजिए, चूंकि बाबरी मस्जिद से बहुत चीजें पूछा जा रहा है, तो बाबरी मस्जिद विध्वंस, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर यह आधारित है। कौन? यह हमारा शहर उस बरस 1998, बाबरी मस्जिद अर्थात अयोध्या जो राम मंदिर को जो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था, उस पर यह है। जैसे दूधनाथ सिंह जी ने आखिरी कलाम लिखा था, दूधनाथ सिंह का जी के जानते हैं, आखिरी कलाम उनका था, वह भी बाबरी मस्जिद पे था। जैसे दूधनाथ सिंह, आखिरी कलाम, दो 2000 जो लिखे गए थे, इसको छोड़िए, क्योंकि हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं तो इस पे ही बात भटक जाएगी आप लोगों की। ये ध्यान रखिए, बाबरी मस्जिद पे विध्वंस है, हमारा शहर उस बरस। बेलपत्र जो है वह हंस में प्रकाशित हुआ था, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। अब हम लोग जो उतरते हैं, समझ लीजिए आप लोग कि इस पे महत्वपूर्ण चीजें कि रेत समाधि क्या है। तो बेलपत्र, ध्यान रखिएगा, बेलपत्र इनका पहला था 1987 में। हंस किसमें था? हंस में, सॉरी, बेलपत्र हंस में था, हंस में प्रकाशित हुआ था 1987 में। 86 में जब राजेंद्र यादव जी अपने उसमें ले लेते हैं, तो उसमें 87 में बेलपत्र इन्हीं जी की रचना थी। हमारा शहर उस बरस 1998 में बाबरी मस्जिद पे है। अब हम लोग माई से इनको प्रसिद्धि मिली थी। इनको प्रसिद्धि कब से मिली थी? माई से 1993 में। उसमें उत्तर भारत की महिलाओं की मनोदशा बताई गई, और उत्तर भारत की जो महिलाएं थी उनकी आत्मिक पीड़ा, कुंठा, सबको बताया गया है माई में। तो माई इनका बहुत अच्छा गया है, और माई का ही पहली बार अनुवाद भी हुआ था अंग्रेजी में, और वह पुरस्कार की दौड़ में गया था, लेकिन उसको पुरस्कार नहीं मिला था, लेकिन प्रसिद्धि इनको वहीं से मिली थी, माई में, समझ लीजिए। वहां से इनकी ये चीजें पूरी की पूरी, वहां से पूरा इनका माई जैसे इन्होंने लिखा, वहां से इनका पूरा का पूरा चीजें बदलती चली गई। अब इनके बाद अब ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग रेत समाधि पर चर्चा कर रहे हैं। रेत समाधि पे क्या है, कैसे है, उसको आप लोग समझिए कि इसमें इनको क्या चीजें मिली थी और क्या इन्होंने दिखाया जिससे बुकर पुरस्कार में 13 पुस्तकों से अलग हो गई। ऐसा क्या चीज इसमें इन्होंने दिखाया और जो इनको अलग कर दिया। तो आइए रेत समाधि पर हम लोग चर्चा करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ये इनका नोट कर लीजिए। आइए, रेत समाधि, ठीक। आइए इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ऐसा चीजें ध्यान रखिए, रेत समाधि को क्या चीजें कही गई है, किस तरीके से है। तो टर्म्स ऑफ सैंड, अंग्रेजी अनुवाद है, टर्म्स ऑफ सैंड, सैंड। रॉजी डेकवेल ने इसी नाम से इनका अनुवाद किया था। रॉजी डेकवेल अंग्रेजी अनुवाद किया था, ये हिंदी नाम रेत समाधि इनकी थी। तो रॉजी डेकवेल भी अमेरिका की थी। 9 वर्ष से उनको कहानी में इंटरेस्ट हुआ था और वह भी और चीजों में इंटरेस्ट अपना पैदा कर चुकी थी, अर्थात और लोगों का भी उन्होंने अनुवाद किया था, ठीक है। अमेरिका की थी। तो रॉजी डेकवेल, इसकी लेखिका जो आप लोग समझ रहे हैं,
मूल लेखिका तो गीतांजलि जी हैं। अनुवाद अंग्रेजी में कौन किया था? ध्यान रखिए, इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था वह नाम भी पूछ सकता है। तो डेजी रॉकवेल कौन थी? डेजी रॉकवेल अमेरिका की थी। अमेरिका की थी। इन्होंने और ग्रंथों का अनुवाद किया है। डेजी रॉकवेल उपेंद्रनाथ अस्क, भीष्म साहिनी, तमस इनका उपन्यास, इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में। ठीक है। कृष्णा सोबती, इनके लेखों का भी अनुवाद अंग्रेजी में डेजी रॉकवेल ने कर चुकी हैं। जो डेजी रॉकवेल है वो ऐसा नहीं कि उन पहली बार है, इन सारे के अनुवाद अंग्रेजी में, माने इनका, भीष्म साहिनी का, तमस का और कृष्णा सोबती तमस उपन्यास का भी ये अंग्रेजी में अनुवाद कर चुकी हैं। डेजी रॉकवेल अंग्रेजी अनुवाद इनका की चुकी हैं। वही डेजी रॉकवेल 2022 में जिन्होंने रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद किया, जिसको बुकर पुरस्कार 2022 का मिला। 2022 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार या किसी भी भारतीय महिला को, किसी भी भारतीय महिला लेखिका को या किसी भी भारतीय महिला पुरुष लेखक को किसी भी भारतीय भाषा में पहला पुरस्कार इनको मिला है। इसलिए ध्यान रखिएगा डेजी रॉकवेल। अच्छा, इसमें इनको मिला क्या था? तो इनको पुरस्कार तो मिला, इसके साथ इनको लगभग 50 लाख, माने चूंकि ब्रिटेन में मिला था तो ध्यान रखिएगा वहां पर क्या रहता था, वहां पर इनको पुरस्कार पाउंड में मिलता है। कितना? तो 60,000 पाउंड इनको पुरस्कार राशि मिली। पुरस्कार राशि इनकी जो थी वो 60,000 पाउंड, ठीक है, 63,000 डॉलर, और भारतीय रुपया में लगभग 50 लाख रुपया लगभग इनको मिला है। 60,000 पाउंड, 63,000 डॉलर, उसी कन्वर्ट अगर डॉलर में करेंगे 63,000 डॉलर आएगा, और लगभग 50 लाख माने 48 लाख समथिंग आ रहा है। तो लगभग 50 लाख रुपया इनको इस पुरस्कार पर मिला है। ठीक है, लगभग 50 लाख, 48 लाख समथिंग आएगा, तो मैं नियरली 50 लाख मान रहा हूं, नियरली इनको 50 लाख मिला है। रेत समाधि क्या था, उसमें क्या ऐसी चीज थी जो इनको 13 पुस्तकों की फाइट से अलग कर दिया, और वह कैसे उसमें इनको एक दिखाया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि इनको क्या चीजें थी। बुकर पुरस्कार में कितनी फाइट थी इस बार, उसको तगड़ा फाइट जरा देख लीजिएगा। इसको आप लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं। आइए, बुकर पुरस्कार, ठीक है, यह दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। पहले तो ये ध्यान रखिएगा, साहित्य में दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार के बाद इसी पुरस्कार का स्थान आता है। तो यह ध्यान रखिएगा, नियरली 48 लाख रुपए उनको मिला है। रेत समाधि में अब ध्यान से समझिएगा, इनको जो प्रसिद्धि मिली थी वो माई से मिली थी। माई का भी अंग्रेजी अनुवाद हुआ था, क्रॉसवर्ड अवार्ड के लिए नामित हुआ था, और उसमें अंतिम 4 में पहुंचकर फिर बाद में वो बाहर हो गया। गीतांजलि जी का पुरस्कार माई
माई उपन्यास जो था वो क्रॉसवर्ड एक पुरस्कार था, उसमें फाइट में था, अंतिम 4 में रहते हुए फिर बाद में उसको नहीं मिला, लेकिन प्रसिद्धि वही से इनको मिल गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या था कि उसमें नीता कुमार जी उसका अंग्रेजी अनुवाद किए थे। अब इसमें क्या है कि रेत समाधि में क्या है, कौन सी ऐसी चीजें उसमें दी गई हैं, तो उसका जरा सा आप देख लीजिएगा। रेत समाधि गैब्रियल गार्सिया मार्केस, गार्सिया मार्केस एक लेखक हैं, ब्रिटिश पाश्चात्य लेखक हैं गार्सिया मार्केस। उनकी एक रचना है लव इन टाइम्स ऑफ कॉलरा। गार्सिया मार्केस की है लव इन टाइम ऑफ कॉलरा। ऐसा माना जाता है कि गार्सिया मार्केस जो पाश्चात्य विद्वान ने एक लिखा लव इन टाइम्स ऑफ कॉलरा, यह कुछ हद तक रेत समाज के लव प्रेम को दिखाया गया है। जो प्रेम का अनुभूति है, जो प्रेम की अनुभूति दिखाई गई है, प्रेम की व्यंजना, वह इसमें, ठीक है, और रेत समाधि में दोनों लगभग यही है। तो ऐसा माना जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि लव इन टाइम ऑफ कॉलरा भी रेत समाधि पे, या रेत समाधि का लव इन टाइम ऑफ कॉलरा, ऐसे माना जाता है कि ये दूसरे दोनों में प्रेम व्यंजना एक समान है। इन दोनों रचनाओं में प्रेम व्यंजना जो की गई है, चाहे इस लेखक में यह भी ध्यान लीजिएगा गार्सिया मार्केस का, या तो फिर रेत समाधि की जो प्रेम व्यंजना है इसमें, वो लव इन टाइम ऑफ कॉलरा से दोनों में लगभग सेम है। माने रेत समाधि और इन दोनों में जो लगभग है वो लगभग सेम से मिलती जुलती है। अब इसमें क्या था, बुकर पुरस्कार में क्या था मित्रों, तो बुकर पुरस्कार में तेरह पुस्तक फाइट में थी। ठीक है, अंग्रेजी अनुवादित पुस्तक फाइट में थी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो विजेता थी, समझिए, इसमें जो ओल्गा कारजूक और जेनिफर क्रास्ट, दो लोग थे, ओल्गा कारजूक और जेनिफर क्रास्ट की जोड़ी भी थी जो पिछली विजेता प्राप्त कर चुकी थी, उनको इन्होंने बीट किया था। इनका बुक था द बुक ऑफ जैकब, इनकी बुक थी। कौन कौन थे, जेनिफर क्राफ्ट और ओल्गा टोरकाजुक। जेनिफर क्राफ्ट और ओल्गा ओल्गा कार्टूज की एक पुस्तक थी। जो सबसे तगड़ी फाइट इनको मिली थी वो यही था, हाँ, कारजूक। जो सबसे तगड़ी फाइट थी वो वही था, ओल्गा कारजूक जो तगड़ी फाइट थी वो इसी पुस्तक से इनकी थी, द बुक ऑफ जैकब, इन दोनों पुस्तक थी। जैकब, द बुक ऑफ जैकब, यह सबसे तगड़ी फाइट दिया था किसको, रेत समाधि को। रेत समाधि को सबसे तगड़ा फाइट इसी बुक से मिला था। क्यों था, ठीक है, फाइट थी, क्यों था, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बुकर पुरस्कृत हो चुके हैं। इस जोड़ी, ये जो दोनों जोड़ी है जेनिफर के, इनकी ये बुकर पुरस्कृत प्राप्त कर चुके थे। इन्हीं की यह रचना थी द बुक ऑफ जैकब, जिससे यह लड़ाई अंतिम 4 में चल रही थी। इसी को
हरा कर कह सकते हैं, इसी से कुछ विशेष अलग रखकर, इस पुस्तक से कुछ विशेष अलग रखकर रेत समाधि ने यह पुरस्कार 2022 हासिल किया। 2022 में जो मिला वह इसी पुरस्कार की से फाइट थी, द बुक ऑफ जैकब से मेन फाइट थी जेनिफर क्राफ्ट और ओल्गा कार्टूज, ओल्गा कारजूक, यही दोनों की जोड़ी थी जिससे यह फाइट मिला था। अब रेत समाधि में क्या था, ऐसी क्या चीज थी रेत समाधि में, तो समझिए रेत समाधि की थीम समझ लीजिए कि इसमें क्या थी, उस पर हम लोग परिचर्चा कर लेते हैं। आइए रेत समाधि पर परिचर्चा करते हैं। टर्म ऑफ सैंड पे क्या ऐसी चीज थी, तो इसकी मूल प्रस्तावना क्या थी ये पहले देख लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें थी वह देख लेते हैं। इसमें पात्र कौन थे, तो इसमें एक 80 वर्षीय विधवा की कहानी है, जो जीवन से उब कर अब कह रही है कि अब उसको नहीं रहना है इस दुनिया में, लेकिन बाद में वह रहती है। कैसे रहती है, उसका नाम पहले क्या था, पहले विभाजन के पहले भारत विभाजन के पहले उसका नाम चंदा था। क्या नाम था, चंदा था। ठीक है, मुस्लिम युवक से शादी हुई थी। पहले यह नियम था कि मुस्लिम युवक से रजामंदी से शादी हो सकती थी, अनवर से। शादी हुई थी। विभाजन के बाद अर्थात 1947 के बाद चंदा चंद्र प्रभा देवी बन गई। भारत में इन्हीं पे कहानी है। ये पाकिस्तान में था, पाक में चंदा नाम था। ध्यान रखिए यहां क्वेश्चन बनेगा। पाकिस्तान में उनका नाम चंदा था। अनवर मुस्लिम विभाजन के पहले अनवर मुस्लिम से उसकी शादी हुई थी। भारत विभाजन के बाद 1947 में वह चंदा चंद्र प्रभा देवी हो गई, क्योंकि वो भारत में आ चुकी थी वहां से, क्योंकि उस समय विभाजन हुआ। तो विभाजन में कहां पे आ गई, भारत में उनका नाम था चंद्र प्रभा देवी। जो विधवा थी, उनका पति मर चुके थे और अपने पोता पोतियों के साथ रहती थी। उसमें एक लाइन उन्होंने लिखा है कि क्या उन्होंने कहा है कि अब मुझे नहीं रहना है, माने इस धरती पे अब मैं बहुत चूज रह गई हूं। अब उसमें एक वो है, मुंह के बल नहीं पीठ के बल। उसमें कहती पीठ के बल पड़ती है खटिया पे, पीठ के बल पड़ना एक मुहावरे का यूज हुआ है। वो मुहावरा बहुत ध्यान रखिएगा, पीठ के बल पड़ना मतलब कि अब एकदम त्रस्त हो जाना, यही इसमें दिखाया गया है। अब उसमें क्या कहा गया है कि इसे जो इसकी मूल त्रासदी है, मूल प्रस्तावना या मूल प्रस्तावना की त्रासदी क्या है वो आप समझिए। यही रेत समाधि का, इसी पे पूरा वो उसकी थीम बनती है। बाद में वह महिला अपने अतीत को याद करती है, बचपन को याद करती है और एक पुनर्जीवन से अच्छे नए रूप में अपने आप को सोचती है, पूरी संरचनाओं का सोचती है। और लेकिन लास्ट में वो जाती है वहां फिर पाकिस्तान जाने के लिए और गोली खाकर मरती है। पीठ के बल नहीं, मुंह के बल गिरती है। यह इसका महत्वपूर्ण है, आप समझ लीजिए, यही इसकी थीम है। तो इसमें जो बदली गई है वो चीजें आप समझिए इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें एक चीजें कही गई कि जो इसकी त्रासदी है, ठीक है, प्रस्तावना, रेत समाधि की मूल प्रस्तावना की त्रासदी।
त्रासदी, मूल प्रस्तावना की त्रासदी क्या है इसका, तो त्रासदी यही है, सबसे बड़ा त्रासदी इसमें कहा गया कि 1947 के विभाजन के बाद 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो वहां दुनिया में जब भी जहां भी भौगोलिक बंटवारा हुआ वहां पर मानवीय सरोकारों से रहित हुआ। यही इसकी मूल त्रासदी थी, मूल त्रासदी जो कह सकते हैं मूल प्रस्तावना की यही त्रासदी थी, मूल प्रस्तावना की यही त्रासदी थी। ठीक है, यही इसमें कि 1947 में भारत पाक बंटवारा हुआ तो दुनिया में जहां भी भौगोलिक बंटवारा हुआ, दुनिया में जहां भी बंटवारा हुआ वहां मानवीय सरोकारों से रहित हुआ। यही इसकी मूल ट्रेजेडी थी, ये ध्यान रखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछे तो आप एक लाइन में यही इसको बता सकते हैं कि वहां मानवीय सरोकारों से रहित, अर्थात जब भी देश का बंटवारा होता है तो वहां भौगोलिक जब बंटवारा होता है तो वहां मानवीय भावनाओं का कोई कद्र नहीं रहता, मानवीय सरोकारों से कोई लेना देना नहीं रहता। यही इस रेत समाधि का मूल त्रासदी की व्यंजना है कि मानवीय सरोकारों की कोई त्रासदी, ठीक है, मानवीय सरोकारों का कोई त्रासदी नहीं रहता। आप इस बात को, इसको शब्द को ऐसे लिख सकते हैं, मेन में लिख सकते हैं कि मानवीय भावनाएं या मानवीय सरोकार, या इसको मानवीय भावनाओं कह सकते हैं, बराबर से कोई लेना देना नहीं रहता। यही इस रेत समाधि का मूल है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, कितने दंगे हुए, कितने फसाद हुए, तो इसमें जो अजीबपन था वही इसमें दिखाया गया है। ठीक है, अब वह बूढ़ी महिला का जो मानवीय प्रेम था, जो व्यंजना थी, उसको कैसे कवि ने, कैसी लेखिका ने एक नए रूप को दर्शाते हुए, एक नवीन जो 80 साल की महिला है उसके अंदर भी एक ऊर्जा आती है, नई ऊर्जा आती है, और कैसे वह सोचती है और वह फिर पाकिस्तान जाती है, वहां पर गोली खाती है, वहीं मरती है। तो यही इसका मेन थीम है, यही चीज ध्यान रखिएगा, ये इसकी मेन थीम इसमें रेत समाधि में कही गई है। आप इसमें समझिए, जरा बेसिक समझिएगा कि वो जो उसमें क्या हुआ था कि जो कह सकते हैं कि उसके अतीत के गर्त में गोता लगाते हुए बचपन, अतीत की गर्त में गोता लगाते हुए बचपन में जो बूढ़ी अम्मा अर्थात चंदा देवी, चंदा उर्फ चंदा चंद्र प्रभा देवी जीवन से शुरुआत करते हुए, यही इसकी मूल थीम है। अतीत के गर्त में गोता लगाते हुए ठीक, विधवा अम्मा चंदा अर्थात चंद्र प्रभा देवी ये भारत में नाम पड़ा था और ये पाक में नाम था, दोनों समझ लीजिएगा, ये पाक में था, ये भारत में नाम था। ठीक है, हाँ, गर्त में जो विधवा अम्मा थी वो गर्त में पुनः याद करते हुए अंत में गोली खाती हुई मरती है।
मरती है, पीठ के बल नहीं, यह महत्वपूर्ण है। अभी देखिए, पीठ के बल नहीं, मुंह के बल गिरती है। ये हम इसलिए लिखते हैं मुंह के बल गिरती है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी वह यही थी कि बूढ़ी अम्मा पीठ के बल लेटी हुई जीवन से ऊब गई है। ध्यान से समझिए, इसकी शुरुआत, दोनों थीम समझिए। शुरुआत रेत समाधि, अम्मा पीठ के बल लेटी हुई, पीठ के बल लेटी हुई, मुंह के पीठ के बल लेटी हुई जीवन से ऊब गई थी। खाट पर जीवन से ऊब गई थी। यहीं से इसकी शुरुआत होती है, अंत भी देखिए उसी पे गीतांजलि सी का यही अजीब भाषा, अजीबियत कह सकते हैं। देखिए शुरुआत कहाँ हुई, अंत देखिए, अंत क्या है, गोली खाती हुई मरती है। यहां रहा पीठ के बल नहीं, समझिए, पीठ के बल पड़ना, पीठ के बल पड़ना नहीं, मुंह के बल गिरती मरती है। और यहाँ अम्मा पीठ के बल पड़ती है, पीठ के बल यहाँ लेटना नहीं शब्द था, पड़ना था, सॉरी, पीठ के बल पड़ती है, पीठ के बल पड़ना, यह मुहावरा है। पीठ के बल पड़ती हुई खाट पर जीवन से ऊब गई थी वह विधवा महिला, और जबकि गोली खा के पीठ के बल नहीं मुंह के बल गिर के खाती है। कितना अजीबियत, कितना अजीबपन गीतांजलि जी में था। यही अजीबियत बुकर के अध्यक्ष को दिखा और वह 13 पुस्तक के ऊपर भारी पड़ा। यही अजीबियत, माने एक जो विधवा थी 80 साल की विधवा, वह जीवन से ऊब गई है शुरुआत में, समझिए, जीवन से ऊब गई है। फिर वो उसको जब नाती पोते उसको समझाते हैं, सलाते हैं, तो वह अपने अतीत को याद करती है, और याद करते हुए पाक पहले चंदा को याद करती है, अपना पुराना पाक में, फिर उसके प्रेम को याद करती है, अनवर के साथ अपना जीवन याद करती है, और उसमें एक नए संचार, नई ऊर्जा को अपने आप को स्प्रित करके जीवन से लड़ने के लिए पुनः पाकिस्तान चल देती है। वहां जाकर गोली खाती है बॉर्डर पे, बॉर्डर, उसमें सरहद एक शब्द आया है, सरहद। अम्मा कहती है सरहद, सरहद माने जानते हो क्या है, सरहद माने दो दिलों का बंटवारा। उसमें एक वर्ड आया सरहद माने दो दिलों का बंटवारा, दो भौगोलिक बंटवारा नहीं, दो दिलों का बंटवारा हुआ है, वहां बोली अम्मा। और वहां जब गोली लगती है तो वह पीठ के बल नहीं पड़ती, पीठ के बल नहीं, एक मिनट, पीठ के बल नहीं, मुंह के बल गिरती है, मुंह के बल गिर खाकर मर जाती है, ठीक है, गिरती हुई मर जाती है, गिर कर मरती है। मरती है, ठीक है, मुंह के बल गिरती है। देखिए कितना बड़ा द्वंद, कितना बड़ा गीतांजलि जी का दिया। यही इनकी थीम उन 13 पुस्तकों पर भारी पड़ी मित्रों। तो उनका क्या था, उनकी एक चीज थी, ध्यान रखिए गीतांजलि जी, इसी पे हम लोग, इसका आप लोग ये लिख सकते हैं कि पीठ के बल नहीं मुंह के बल गिरती है, और पीठ के बल पड़ना, यह इंपॉर्टेंट है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अम्मा पीठ के बल पड़ती हुई खाट पर कहती है जीवन से ऊब गई है। यह इसका शुरुआत है, समझिए, ये प्रारंभ है उपन्यास का, प्रारंभ, उपन्यास का प्रारंभ, उपन्यास का शुरुआत, उपन्यास का प्रारंभ पीठ के बल पड़ती हुई अम्मा जीवन से ऊब गई है। उपन्यास का अंत देखिए कि वो क्या है, अंत में गोली खाती हुई मरती है, पीठ के बल नहीं मुंह के बल गिरकर मरती है। सोचिए कितना बड़ा अजीबपन का भाषा। तो गीतांजलि जी के लिए यही लास्ट लाइन मैं लिखूंगा, और यही माने उनकी भाषाओं के लिए बोला जाता है, तो वो यही है गीतांजलि श्री जी के लिए। क्या क्या उनमें था, तो समझ लीजिए कि जो उनका था, क्या था उसमें, सिग्नेचर ट्यून था, यह मेन विशेषता थी, सिग्नेचर ट्यून। ट्यून
इनके लिए वर्ड आएगा, ये वर्ड याद रखिएगा। अगर सिग्नेचर ट्यून माने होता है एक विशेष प्रकार का, या एक ही प्रकार का, बरकरार रखना। ठीक है, विशेष एक सिग्नेचर ट्यून था। अब इनमें और क्या था, अजीब तरह की दार्शनिकता, अजीब तरह का भाषा, अजीब तरह की रवानी। ठीक है, अजीब तरह का कक्कड़पन, ये इनके लिए विशेष यूज है। कक्कड़पन, अजीब तरह का दार्शनिकता, तरह का भाषा, अजीब तरह का रवानी। यही इनकी अजीबियत ही इस पुरस्कार के लिए इनको अलीविएट किया। विजेता बनाया। ये बुकर के अध्यक्ष जी का यही वर्ड था। बुकर के जो अध्यक्ष थे उन्होंने यही चीज वर्ड में बोला था, अजीब तरह। तो अजीब तरह का कक्कड़पन, अजीब तरह की दार्शनिकता, अजीब तरह की भाषा, अजीब तरह की रवानियां, ये जो अजीबियतें थी वही 13 पुस्तकों पर भारी पड़ गई और गीतांजलि श्री को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला, जो किसी भी लेखक या लेखिका के लिए भारत में यह पहला था। चाहे भाषा कितने भी भारतीय भाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाएं आज तक बुकर पुरस्कार में कोई भी लेख या रचना नहीं पाई है। तो 2022 की इनको मिला है बुकर पुरस्कार। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इसलिए गर्व की बात एक और है कि हमारे उत्तर प्रदेश की है, हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो हमें भी एक कहा जाता है, अपने घर का जब कोई प्राणी मिलता है तो एक बड़ी प्रसन्नता, बड़ा अजीबपन महसूस होता है। अजीबपन हमें भी आ गया, अजीबियत, अजीबियत याद रखिएगा, अजीबियत, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अजीबियतें, अजीबियतें हमारे पास एक अजीबपन का आया। इन्होंने अपना सिग्नेचर ट्यून नहीं बदला, इसलिए इनको बुकर पुरस्कार 13 पुस्तकों पर वह भारतीय भाषा पे पढ़ा, भारतीय भाषा 13 पुस्तकों की अनुवादित भाषा पढ़ा। और डेजी रॉकवेल का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक आभार है कि उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। और इसकी मूल जो थी वो तो हमारी गीतांजलि थी, मैनपुरी, 12 जून 1953 में। अभी भी ये दिल्ली में निवास करके और अपनी भी प्रतिभा को और उभार रही हैं। मैं उनको बार बार सत सत नमन कर रहा हूं गीतांजलि श्री को, और कोटि कोटि धन्यवाद जो भारत के लिए भारतीय बुकर पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया है। गीतांजलि याद रखिएगा, गीतांजलि पर 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला है। यह भी यहाँ नोट कर लीजिएगा साइड में, आप लोगों को अगर पता होगा तो ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो पहला है, सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? गीतांजलि पर, इनके नाम की पुरस्कार गीतांजलि पर 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। टैगोर को, तो इनके नाम की सार्थकता भी यहां महसूस हो रही है। सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल हमारे पास आ चुका है साहित्य का, और दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार
बुकर पुरस्कार भी हमारे पास, बुकर पुरस्कार 2022, बुकर पुरस्कार 2022 भी हमारे पास आ गया है। 1913 में हम लोग नोबेल प्राइज पाए और बुकर पुरस्कार, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार बुकर पुरस्कार भी गीतांजलि जी को रेत समाधि पर मिला, सिग्नेचर ट्यून की कहानी के लिए इनको मिला। तब तक के लिए हम फिर कुछ बेहतर चीज लेकर आपके सामने आएंगे मित्रों। मेरी जो कंटेंट होती है वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होती है, परीक्षा उपयोगी होती है, और वह चाहे हायर में उसका यूज कर लीजिए, चाहे यूजीसी में यूज कर लीजिए, वो आपको बहुत बहुत लाभप्रद होगा मित्रों। आप वीडियो देखकर समझ गए होंगे, मैं नहीं, ये मेरा वीडियो या मेरा कंटेंट आपको बोल रहा होगा। आप जुड़ने के लिए, मैं यहाँ पर समझ लीजिए कि जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, 2499 बस फीस है, जो कि फीस पहले 4,999 थी, पहले फीस थी 4,999, ये कट गई है। अब इसी फीस पे आप हमसे जुड़ सकते हैं आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु में। हमसे जुड़ने के लिए आपको देखिए यहाँ पर पूरा दे दिया गया है, बम्पर छूट है, 10 मई से प्रारंभ हो चुका है। टीजीटी पीजीटी 2022 एंट्री नंबर लिखकर 8299003391 पर आप भेज देंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी आरबीएस क्लासेस दी परीक्षा गुरु। कोई क्वेरी हो, कोई और चीजें और विषय के बारे में या कुछ और कोर्सेज के बारे में, तो 6306967730 या दूसरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जोशीला सत्यप्रकाश को विदा दीजिए, बहुत बहुत आभार। और आप लोग इस वीडियो से बहुत महत्वपूर्ण चीजें नोट कर लीजिएगा, ये आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होगी मित्रों, ये हमारा वादा है। क्योंकि इनको पुरस्कार इतना बड़ा मिला है, सबसे बड़ा दूसरा पुरस्कार इनको मिला है गीतांजलि श्री पे, तो इस पे प्रश्न जरूर बनेगा। विदा दीजिए मित्रों, जय हिंद करो, जय हिंदी करो, विजय हिंदी करो, जिंदाबाद हिंदी करो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।